पहले हम पढ़ते थे, फिर आप पढ़ते थे, तो उसमें समय भी लगता था, क्योंकि आप लोग को याद भी नहीं है तो फिर हमें दोहराना पड़ता था। अच्छा है कि आप लोग उसको या तो याद कर लें या फिर लिख लें, है ना, या फिर लोग से मिल जाएगी आपके लिए। हाँ, कल अपन ने चर्चा की थी किस चीज़ की? कल अपन ने चर्चा की थी, हाँ, भोजन संबंधी भी चर्चा की थी। अब एक चीज अपने को समझना है, बहुत सारी बातें हैं, बैठ जाओ। हाँ, कई बार आप लोग सकारात्मक सोच के बारे में बात करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। बी पॉजिटिव की बात कई बार की जाती है। आखिरकार बी पॉजिटिव कहते किसको है? पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच और बहुत सारे एडवांस वर्ड्स भी आ गए जिनको लेकर के आप उलझते रहते हैं कि हाँ, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग कहते किसको है आज अपन समझते हैं। वजन की बात भी अपन कर लेंगे और सकारात्मक सोच की बात भी अपन कर लेते हैं। सकारात्मक सोच की बात जो कि बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, जॉब होल्डर्स के लिए भी और जो वर्किंग वुमेन है सबके लिए भी काम आती है। सकारात्मक सोच सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं एक काम कर लूंगा, ऐसा मैंने सोच लिया है, और नकारात्मक सोच इतनी नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैंने सोच लिया है। ये बच्चे होते हैं, बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब मैं ये कर लूंगा ऐसा जो मानते हैं, अभी उनकी थिंकिंग अधूरी है। मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा जो मानते हैं, उनकी थिंकिंग तो नेगेटिव है ही। लेकिन पॉजिटिव इतना मान करने से नहीं हो जाता कि मैं ये कर लूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, आदि आदि। तो फिर क्या है? जब तक आपकी थिंकिंग रियलिस्टिक थिंकिंग से मैच नहीं करती, तब तक वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो सकती। अच्छी बात सुनना है, क्योंकि बहुत सारी बात सुनते हैं, दिन भर आचार ग्रंथ लग रहे हैं, सुबह शाम का आचार, फिर बीच में मानव धर्म, वो भी शाम का आचार है, और शाम को भी सदाचार। आचार आचार की बात है। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब रियलिस्टिक थिंकिंग से यदि आपकी थिंकिंग मैच करती तब तो पॉजिटिव है, अन्यथा वो नेगेटिव ही होता है। और हर उदाहरण में पॉजिटिव थिंकिंग की परिभाषा बदल ली है। महाराज, परिभाषा बदलती है तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? सुनो, अब मान लो किसी आप अपॉर्चुनिटी को फेस कर रहे हैं, किसी अवसर को आप फेस कर रहे हैं। कोई भी अवसर हो सकता है, चाहे अच्छी पढ़ाई का अवसर हो, चाहे आपके बिजनेस का अवसर हो, चाहे आपकी घर गृहस्थी का अवसर हो, और अवसर आया और उस समय आप चूक गए, तो क्या मान लेते हैं? तैयारी अच्छी नहीं थी। या फिर अवसर आया और आप तैयारी करके रखे हैं, तो क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग है। इतने बात मानने से काम बनता होगा, तो ऐसा मानने में किसको दिक्कत है? तो काम बन जाते हैं क्या? तो सुनो, पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं किसको? तो जब अवसर का क्षेत्र आए तो पॉजिटिव थिंकिंग कुछ और है। जब किसी और संस्था में आप अपने साक्षात्कार देने रहे हैं, तो उस समय पॉजिटिव थिंकिंग और है। जब रिश्तों की बात आए तो पॉजिटिव थिंकिंग कुछ और है। और अन्य जगहों पर जैसे उदाहरण बदलते हैं तो सकारात्मक सोच की परिभाषाएं बदल जाती है। बहुत अच्छी बात है और सबको समझने लायक बात है और सबके जीवन में काम आने वाली बात है। सबसे पहले अपन समझते हैं, कोई अवसर आया है तो उसमें सकारात्मक सोच क्या होती है? तो उस अवसर के समय पर अपॉर्चुनिटी के क्षेत्र में पॉजिटिव थिंकिंग की परिभाषा है विकेटलेस क्रिकेट। क्रिकेट देखा आपने? खेला भी होगा महाराज, खेला नहीं हो चाहे देखा नहीं हो, लेकिन जब बच्चे देखते हैं और तंग करते हैं तो हमें अपना जो सीरियल वाला वो निकालना पड़ता है ना चैनल, तब तो दिख ही जाता है कि क्रिकेट में कोई ठोकता है और कोई पीटता है। इतना तो देखा होगा ना आपने। उसमें 3 स्टंप्स होते हैं, एक भी बैटिंग करता है और कोई बॉल करता है, तो स्टंप्स को बोलते हैं विकेट। तो विकेटलेस क्रिकेट मतलब पीछे स्टंप्स ना हो और आप बैटिंग कर रहे हो, तो अवसर के क्षेत्र में सकारात्मक सोच की परिभाषा से इतनी है। ये बच्चों को बोल नहीं पा रहे हैं। तो अवसर के क्षेत्र में सकारात्मक सोच की परिभाषा है विकेटलेस क्रिकेट। मान लो कोई
अपॉर्चुनिटी आपको बॉल कर रही है और आप बैटिंग कर रहे हैं, आप बैट्समैन हैं और आप बीट हो गए, मतलब आप उसको खेल नहीं पाए, आप बीट हुए हैं, आउट नहीं हुए। एक बॉल फिर आई, फिर आप बीट हो गए, आप आउट नहीं हो क्योंकि पीछे विकेट नहीं है, पीछे स्टंप्स नहीं है। फिर एक बॉल फिर आई, फिर आप आउट नहीं हुए क्योंकि आप बीट हुए हैं। तो हमारा ऐसे बार बार हम खेलने रहे हैं और हम बीट होते जा रहे हैं, तो फिर खेलने का एक हम मानते हैं आप खेल रहे हैं और आप बीट हो रहे हैं बार बार। बीट होना अलग है और आउट होना अलग है। हो सकता है चौथी बॉल पर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बाकी 3 बॉल का कसर आप निकाल सकते हैं। वो एक बॉल पर जो आप बीट हो गए वो एक गेंद है, गेम नहीं। दूसरी बॉल पर आप बीट हो गए, वो एक बॉल है, खेल नहीं। फिर आप बीट हो गए, वो भी सिर्फ एक बॉल है, खेल नहीं। चौथी बॉल पर भी आपने हो सकता है ऐसा कुछ कर दिया कि बाकी 3 बॉलों का कसर निकाल ली, आपने 6 लगा दिया मान लो, वो भी एक बॉल है, खेल में। तो जिस व्यक्ति को 6 लगाने के बाद अपने अरमानों को अपने नियंत्रण में रखना आता है, वो व्यक्ति बीट होने के बाद भी पॉजिटिव बना रहेगा। मतलब अवसर के क्षेत्र में सकारात्मक सोच की परिभाषा है विकेटलेस क्रिकेट को ध्यान में रखकर के काम करना। थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो किसी आप संस्था में साक्षात्कार देने गए, इंटरव्यू देने गए, आप क्या सोचते हैं जो प्रश्न सामने पूछे जाएंगे उनके सारे जवाब हम दे देंगे तो इसका नाम पॉजिटिव थिंकिंग है, और नहीं दे पाए तो नेगेटिव है। इतना ही मात्र थिंकिंग की परिभाषा नहीं है, क्योंकि दुनिया के 5-7 प्रश्नों के जवाब देने से आप उस संस्था में पेशेवर हो गए, उस संस्था में आप पारायण करने वाले हो गए, निष्णात हो गए, ऐसा तो नहीं। क्योंकि समस्याओं में सिर्फ 5-6 प्रश्न नहीं होते, हर मोड़ पर आपको नई नई समस्याएं दिखती हैं और 5-6 प्रश्नों के जवाब देने से आप उन समस्याओं को सॉल्व करने वाले भी नहीं बन सकते। तो फिर क्या मैं उन प्रश्नों का जवाब ना दूं? नहीं, उन प्रश्नों का जवाब देने का मतलब है आप तैयारी करें प्रश्नों के जवाब देने की नहीं, आप तैयारी करें कि आप उस संस्था में जब आप काम करेंगे तो वहां पर आप उस संस्था को ऊंचाई कैसे दे सकते हैं। आप शोध करें, आप रिसर्च करें कि जिस संस्था में हम साक्षात्कार या इंटरव्यू देने गए हैं वहां पर उसको तरक्की कैसे दे सकते हैं। इस दिशा में यदि आपने शोध किया, रिसर्च की, अब इस बीच में यदि आपका सिलेक्शन हो गया तब तो दोनों का फायदा, आपका भी फायदा और संस्था का भी फायदा है। और यदि आपका बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, आप रिजेक्ट हो गए, तो नुकसान संस्था का है, मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जो शोध किया था, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया था, उसका फायदा संस्था नहीं उठाने पाती। लेकिन मेरे पास जो शोध और अनुभव है वो मेरे पास हमेशा रहने वाला है, भले ही मैंने उस संस्था के निमित्त से वो किया। अब बात आती है रिश्तों के क्षेत्र की। रिश्तों में सकारात्मक सोच रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। कई सारे रिश्ते होते हैं, भाई बहन का होता है, बाप बेटे का होता है, माँ बेटे का होता है, पति पत्नी का होता है, गुरु शिष्य का होता है, साधर्मी का होता है, और बहुत सारे रिश्ते होते हैं। इन सब रिश्तों में मैं सोचूं कि मैं अपने रिश्तेदारों को भी हर्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ। मैं कभी उसको जोर से नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ। मैं हमेशा उसकी हर चीज का ख्याल रखूंगा, इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ। नहीं, ये जो परिभाषाएं हैं रिश्तों के क्षेत्र में आपने बना के रखी, एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। तुम्हारा ये बोलूं कि मैं हर्ट करूंगा, मैं परेशान करूंगा, नहीं, ये तो नेगेटिव है ही। लेकिन इतना मान सोच लेना कि नहीं, मैं उसको हर्ट नहीं करूंगा, हमेशा साथ रहूंगा, मैं उसकी हर चीज का ध्यान रखूंगा, ये भी पॉजिटिव पूरा नहीं। क्यों? हो सकता है कोई समय ऐसा हो जब आप कहीं हो, वो कहीं हो सकता है आप हमेशा उसकी सारी चीजों का ध्यान रखने लायक नहीं हो सकता है आप कई बार अनुशासन की दृष्टि से उसको जोर से बोलना पड़े, तो फिर तो आपकी प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी कि मैंने कहा था कि मैं उसको कभी जोर से नहीं बोलूंगा, हर्ट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन ये तो कर दिया। तो ये करने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो गया। तो फिर हमारे रिश्तों के क्षेत्र में सकारात्मक सोच क्या है? मैं अपने रिश्तेदार के प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, अपेक्षा नहीं रखूंगा। इसका नाम रिश्तों के क्षेत्र में सकारात्मक सोच है। जैसे मान लो मैं अपना उदाहरण ले लूं, गुरु और शिष्य का। गुरुजी हैं, मैं उनका शिष्य हूं, तो मेरे पास नमोस्तु करने का अधिकार तो हमेशा है, लेकिन ये अपेक्षा रखूं कि जितने बार मैं नमोस्तु करूंगा हर बार वो आशीर्वाद उठा के दें हाथ।
संभव है क्या? वो अपने काम में व्यस्त है। मैं अपने जिस कार्य में स्वाधीन हूँ उस काम के लिए तो मैं स्वाधीन हो सकता हूँ, पॉजिटिव हो सकता हूँ, लेकिन जिसमें पराधीन हूँ उसमें अपेक्षा रखने का नाम नेगेटिव है। मतलब मैं जिस चीज में पराधीन हूँ उस क्षेत्र में अपने आप को अपेक्षा शून्य बना लेना, इसका नाम सकारात्मक सोच है। आपने अपने रिश्तेदार की, जो भी रिश्ता हो आपका, उस रिश्तेदार की 100 में से 99 ख्वाहिशें पूरी कर दी और एक पूरी नहीं कर पाए, दरार आ गई। वो ये नहीं कहेगा कि आपने 99 पूरी की हैं, लेकिन आपने एक पूरी नहीं की तो इसका असर, इसका मलाल उसके दिमाग में रहेगा और आपके प्रति वो नकारात्मक बन जाएगा। लेकिन आप उससे अपेक्षा शून्य हो गए कि मैं हमेशा कर्तव्य करूंगा, मैं हमेशा देने का प्रयास करूंगा, मेरे यहाँ क्या मुझे नहीं मालूम। जैसे कि आपने सबने संकल्प किए कि मैं भगवान पार्शनाथ को उनके मूल स्थान सही किनारे में पहुंचाने के लिए जो कुछ बचेगा करूंगा। तो पिछले 2 महीनों में जो आपने किया है, एक तरफा किया है, अपेक्षा शून्य होकर किया है। भले ही बदले में आपको ये सुनाया गया हो कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, अरे क्या मिलेगा? देते वक्त जो देने का सुकून मिल गया, क्या इससे बढ़ के सुकून नहीं मिल सकता? तो देने का सुख जो है वो निरपेक्ष है। लगाव भी वही होता है। एक बार हमने बताया था आप लोगों को, लगाव कहाँ होता है? जहां पर आप लगाते हैं तभी लगाव होता है। जैसे आपके घर में मान लो एक बेटा है और एक बेटी है, बेटी को भी आप बिठाते हैं और बेटे को भी बहू लेके आते हैं। तो जब बहू लेकर आए हैं तो उस परिवार से आपको कितना लगाव होता है आप देख लेना, और जहां आपने बेटी दी है उस परिवार से कितना लगाव होता है आप देख लो। पल पल आप याद रखते हैं बेटी कैसी होगी, क्या कर रही होगी, सुख तो है कि नहीं उसके लिए, कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि जहां हमने कुछ दिया है उसके बारे में अटैचमेंट ज्यादा होता है, और जहां हमें मिला है उसके बारे में अटैचमेंट उतना नहीं होता जहां देने का होता है। आप कितनी भी जगह गए हो, किसी भी जगह गए हो, किसी धर्मशाला में, किसी होटल में गए हो, कितनी भी बड़ी सुविधाएं मिली हो आपको सुविधाओं को पाकर के उसको भूलना बहुत आसान है। लेकिन जहां पर आप सुविधाएं देते हैं उस व्यक्ति के प्रति आपका अटैचमेंट ज्यादा होता है। ऐसे आपको किसी भी मंदिर में जाना में जाके बहुत सारी सुविधाएं मिली हो, पहुंचते साथ आपको कटोरा मिलता है, वहां से 10 उठाई और रद्दी पटकती है। मतलब इतने भी आप अपने बाजुओं में ताकत नहीं रख पाए कि घर से एक मुट्ठी तरफ ले पाए। सुविधाएं मिलती है, उठाओ तरफ चढ़ा दो। अरे पहले मंदिरों में कहीं सब व्यवस्थाएं नहीं होती थी, सिर्फ भगवान होते थे और भक्त होते थे, बाकी सारी सुविधाएं बिल्कुल नहीं होती थी। ना चूल्हा, ना गैस, ना सिलेंडर, ना लाइटर, ना माचिस, ना पानी, ना रस्सी, ना बाल्टी, ना कुआं, ना चंदन, ना घिसना, ना मंदिर, कुछ नहीं होता था। हर व्यक्ति अपने घर से द्रव्य तैयार करके लाता था, पूरी तैयार शुद्ध बना करके भगवान की पूजन अर्चना करता था। अब वो सारी व्यवस्थाएं जो आपके घरों में होती, वो सारी व्यवस्थाएं आपने मंदिर में लाके रख दी। इतना तो फिर भी ठीक था, द्रव्य धोने के लिए बर्तन हो, घिसना हो, चंदन हो, आटा, ये सब तो फिर भी ठीक थी। अब तो फिर यहाँ तो कम होगी व्यवस्थाएं, लेकिन बड़े बड़े आप जाओगे किसी शहरों में, लाइट बाज भी होंगे, दर्पण भी होगा, वॉशरूम भी होगा, वॉश बेसिन भी होगा, दस्ती बाल्टी हुआ, जो सारी व्यवस्थाएं घर में होती वही व्यवस्थाएं आपने ला कर रख दी ना मंदिर में। अब यदि इन सब व्यवस्थाओं के बीच में एकाग्रता और धर्म ध्यान होता तो फिर तो घर में हो जाता, और वही सारी व्यवस्थाएं आपने ला के रख दी मंदिर में। इसलिए तो घर में जैसी व्यवस्थाएं मंदिर में होने लगी, वो लड़ाई झगड़े जो घर में होते थे मंदिर में होने लगे। क्योंकि जिन साधनों के कारण घर में जो संवाद होते हैं वही साधन यदि आपने मंदिर में ला के रखती तो वो भी संवादी घर बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि देने का सुख जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। हमने जहाँ दिया है वहां पर हमारे लिए अपने आप लगाव हो जाता है, और जहाँ हमें सुविधाएं मिलती हैं उसके प्रति लगाव हो नहीं सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए लगाव का अर्थ ही है लगाओ पहले फिर लगाव होगा। तो आपने लगाया, दिन लगा दिया, उस सबका लगाव हो गया और वर्षों तक हो गया, आपकी पीढ़ियों तक हो गया। और जो लगाने की योजना है जल्दी लगा दो ताकि लगाव आपका और अच्छे से हो जाए। तो देने के मामले में हम स्वाधीन हैं, पाने के मामले में हमेशा पराधीन है। और जहाँ पराधीन होते हैं वहां पर अपेक्षा रखने का नाम ही नकारात्मक सोच है, और जहाँ पर हम स्वाधीन होते हैं वहां निरपेक्ष होकर के काम करने का नाम सकारात्मक सोच है। समझ में आ गई ना? अब ये तीनों जो हमने उदाहरण दिए आपको, अवसर वाला, दूसरा साक्षात्कार वाला, तीसरा रिश्तों वाला, इन तीनों का समानता एक चीज की है। क्या है? रियलिस्टिक थिंकिंग। मतलब मैं जिस चीज में सहज
डिपेंड हूँ उसी को रियलिस्टिक कह सकता हूँ। और रियलिस्टिक थिंकिंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब आप सकारात्मक सोच रखे हैं तभी क्या करें पॉजिटिव थिंकिंग वो मानी जाएगी। वो यदि सकारात्मक सोच का मतलब रियलिस्टिक थिंकिंग। अब एक इसी तीनों बात को एक छोटे उदाहरण में आपको बताना चाहते हैं। आपके मोदी जी, जानते कौन से मोदी जी? ये मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने पहली बार तो उन्होंने किसी एक कॉलेज में जाके भाषण दिया। क्या दिया? मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ। क्या लोग कहते हैं आधा गिलास पानी से भरा है, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा है। मैं तो ये कहता हूँ कि आधा गिलास पानी से भरा है, आधा गिलास हवा से भरा है। बहुत अच्छी बात कही मोदी जी ने। कम से कम उन्होंने खाली की बात तो नहीं कही, आधा गिलास पानी से भरा है, आधा गिलास हवा से भरा है। तो उन्होंने पॉजिटिव बात तो कही, लेकिन अभी इनकम्प्लीट बात कही। मैं उनकी बात को नकारात्मक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है। क्या? उन्होंने ये तो कहा कि जो लोग कहते हैं कि आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा है, मैं तो ये कहता हूँ कि आधा गिलास पानी से भरा आधा गिलास हवा से भरा है। लेकिन अभी इतने भरे की बात तो कह दी, लेकिन आधे की बात अभी बचा के रखी। तो आज और क्या कहते, कितनी अच्छी बात तो कह दी उन्होंने। हाँ, उसको ऐसा भी कहा जा सकता था कि पूरा गिलास ऑक्सीजन से भरा है, बोनस में हाइड्रोजन और है। तो ये पॉजिटिव भी होता और कंप्लीट भी होता। देश मात्र पॉजिटिव बिजनेस चलने वाला नहीं जब तक इसमें कंप्लीशन ना हो, और कंप्लीशन जब हो जाता है तो पॉजिटिव पक्का हो जाता है। तो सकारात्मक सोच का मतलब हो गया वास्तविक सोच से यदि हम जुड़े हुए हैं तब तो वो सकारात्मक है। मात्र हम अपने ख्याली चुनाव बनाने जा रहे हैं कि हाँ ये हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। इसमें जब पराधीनता रहती है तो वो नकारात्मकता के साथ जुड़ जाती है। समझ में आता है? बी पॉजिटिव की बात आप कई बार करते हो, तो बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? बी रियलिस्टिक। आप वास्तविक यथार्थ के साथ जीना सीखो। जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देते, वैसे अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देते। और कई बार हमारा ये अहंकार बन जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक तो कर रहे हैं ना, लोग क्या होते हैं हमारे बारे में कहने वाले, सोचने वाले। नहीं, आपकी अपनी एक नजरिया हो सकता है, आपका अपना एक विजन हो सकता है, लेकिन आपका विजन सही हो ये जरूरी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सल विजन से अपने विजन को क्लैरिफाई करना पड़ेगा और फिर हम उसको वेरीफाई करके बता सकते हैं कि ये सही है अथवा नहीं। हाँ, तो कल अपन ने बात की थी क्या की? भोजन की। कल सभी करके आए ना शाम को? कितने लोग करके नहीं आए? करके नहीं आए? जाके करोगे मतलब? हाँ, सबसे पहले आप लोग एक आसन है, अष्टमी है आज तो। हाँ, अष्टमी है, कष्टमी है, अष्टमी है महाराज। अष्टमी के दिन तो थोड़ा शाम को तो बैठ सकते, लेकिन सुबह लेट मत करना क्योंकि हम लोग को एक आसन खोलना पड़ता है, इसलिए सुबह हम आगे दे रहे हैं। सुनो, भोजन की बात। अच्छे अच्छे रात्रि भोजन के त्यागी अक्सर उस समय खाना खाने बैठते हैं जिस समय रात्रि भोजन से भी ज्यादा दोष लगता है। बताएं कब? हमारा तो 7 बजे तक का नियम है, मतलब उनको 5 बजे 6 बजे 6:30 बजे खाने की पूरी सुविधा है, लेकिन नियम पालते पक्का। 7 बजे के पहले छोड़ेंगे बिल्कुल, मतलब 7 बजते बजते वो छोड़ देंगे। इस नियम में इतने पक्के हैं कि बाकी सारे नियम तो कच्चे हो जाते हैं। मतलब 7 बजे खाने तक, 7 बजे तक खाने का नियम, मतलब 7 बजे तक खाते रहेंगे, ऐसा उनका नियम है। अरे समझ लो, अब जिस समय, अब देखो सर्दी का लगने वाला है, गर्मी में फिर भी मान लो आप, लेकिन बरसात में और ठंडी के समय में 7 बजे तक तो बिल्कुल दिन अस्त हो चुके बाद भी वो शाम हो चुका होता है। इस समय आप देखोगे सारे जो खिड़की दरवाजे हैं जाली वाले आप लोग बंद कर लेते हैं। क्यों? इस समय सबसे ज्यादा जीवों के आने की संभावना होती है, मच्छरों के आने की संभावना होती है, आप बंद कर देते हैं। और जिस समय सबसे ज्यादा आने की संभावना है, जीवों की उत्पन्न होने की संभावना है, सारे रात्रि भोजन त्यागी अपनी पीठ थपथपा के यमदन में खाते खाने बैठ जाते हैं। आप 8-9 बजे खाते हैं, उस समय भी जीव होते हैं, मानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा संधि काल में होते हैं। तो संधि काल में जो कर रहे हैं वो संधि काल में सिर्फ भजन करने के लिए कहा गया। संधि काल में तो हम लोग को स्वाध्याय करने की मना की गई, पुस्तक पढ़ना बंद कर देना, जो आपको याद है वही पढ़ना, नहीं है तो ध्यान करने बैठ जाना। जब संधि काल में स्वाध्याय करने तक की मना की गई है तो संधि काल में भोजन कैसे कर सकते हैं? भजन मात्र कर सकते हैं, भोजन नहीं।
उस समय बैठ जाते हैं। अब वो जो सियार था ना, जिसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था, भर गर्मी थी, लू चल रही थी, रेगिस्तानी इलाका था और चमचमाती उसको रेत दिख रही थी, उसको बहुत परेचिका हो गई कि अब ये पानी आया, अब पानी आया, अब पानी आया। मुश्किल से उसके लिए एक बावड़ी मिल गई। बावड़ी समझते हो? नहीं समझते? हाँ, अब बोरवेल के जमाने में और ट्यूबवेल के जमाने में कहाँ बावड़ियाँ रही? बावड़ियाँ वो जो बड़े बड़े होते ना कुएं, चौकोर भी होती है, कुछ गोल भी होती है, इनमें सीढ़ी के माध्यम से नीचे पहुंच जाते हैं, उनको बावड़ी बोलते हैं। समझ रहे? यहाँ देखो आप लोग, वो बच्चे तो करते रहते हैं, आप तो यहाँ देखो, आप लोग बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, तो बावड़ियाँ कैसी होती हैं? जिनमें सीढ़ी लगी रहती है नीचे पहुंचने के लिए, चारों तरफ ऐसे घूम कर नीचे पहुंचते हैं। तो सियार ने क्या संकल्प लिया था पता है ना आप लोगों को? रात्रि भोजन त्याग, मुझे रात से नियम ले लिया। अब वो गर्मी थी, भागते भागते जा रहा था, शाम होने वाली थी, रेगिस्तानी इलाका था, वहां बावड़ी मिल गई उसके लिए, कट सूख गया, किस्मत से पुण्य था, नीचे बावड़ी दिखी उसके लिए। नीचे जाता है, नीचे बहुत गहरी बावड़ी थी, पानी बहुत नीचे पहुंच चुका था, अंधेरा हो गया। अरे मेरे तो रात में कुछ भी खाने पीने का त्याग है। वापस लौट के आता है, ऊपर देखता है सूरज अस्त नहीं हुआ है, फिर सोचता मुझसे गलती हो गई, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, और ऐसा करते करते नीचे जाने पर, अंधेरा होने पर उसने पानी नहीं पिया, क्योंकि प्राण भले ही चले जाएं, प्राण नहीं जाना चाहिए। अरे वो तो सियार था, यदि उसके हाथ में घड़ी होती ना तो बार बार आप लोगों जैसे देखता रहता कि अभी कहाँ हाथ बजे, अभी कहाँ चल रहे। वो सियार था, उसने अंधेरे को रात्रि मानी, और अंधेरे में मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, इस कारण से उसने प्राण छोड़ दिए। वो तो सियार था, वो तो सियार था। तुम तो होशियार हो, तो फिर क्यों 7 बजे खाने बैठ जाते हो, 7:30 बजे खाने बैठ जाते हो? अब से क्या तो रात में खाने लग जाओ, हमारा रात बोल दो खाने लग जाए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से करने का है। एक आप अपने संकल्पों में जो छूट छाट की बात कहते हैं, आप अपने संकल्पों को जो फॉर्मेलिटी के रूप में पालन करने की बात सोचते हैं, इससे पहले बात आ जाओ। अभी आपने बहुत सारे दृष्टांत सुने होंगे, स्वाध्याय करते वक्त पढ़े होंगे, अंजन चोर के भी सुने होंगे, शुकर के भी सुने होंगे, भील के भी सुने होंगे, चांडाल के भी सुने होंगे, और बड़े बड़े गाय भैंस चिड़िया सबके सुने होंगे। एक भी त्रियंच ने नियम लेने के बाद छूट छाट की बात सोची हो कभी तो बताओ, चैलेंज। कोई त्रियंच ने, कोई पशु ने, कोई गाय भैंस या शुकर ने या वो सियार ने नियम लेने के बाद हम कभी यदि अस्वस्थ हो जाए तो पूछा कभी? सोच लेता, यदि मान लो बावड़ी बनी पे घुसना पड़े और हमारी अंदर हो जाए तो हम पी सकते हैं पानी? नहीं पूछा, क्योंकि संकल्प जो एक बार ले लिया उसके बाद छूट छाट की बात नहीं। कोई सारे मनुष्य हैं, नियम तो बाद में लेते हैं, छूट पहले पूछ लेते हैं कितना डिस्काउंट दोगे। जैसे कि पूरी मार्केटिंग करने को बार्गेनिंग करने यहीं पे आए हुए हैं आप लोग, इसलिए तो फिर किसी भी ग्रंथ में आप लोगों का स्थान नहीं आया। मतलब ऐसे वो निंद से निंद प्राणियों के और व्यक्तियों के नाम तो आ गए, इनको आप अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन हमें संकल्प पक्के बन गए और समन्वय तो सामने श्रावक आचार्य का नाम दे दिया, लेकिन किसी भी पूजा में प्रसिद्ध किसको बताया? मेंढक को। मनुष्य का नाम याद नहीं है आपको? ठीक, मनुष्य का नाम नहीं याद आया, कम से कम पद्मनाभ का नाम याद है, वो देव की पूजा करता, पद्मनाभ करता नहीं, उसका नाम भी नहीं आया। पसंद कौन आया? समन्वय स्वामी को, मेंढक, जो पूजा कर भी नहीं पाया। लेकिन पूजा नहीं कर पाया, फुदकते जा रहा था, एक तिरछी चाल भरी, जो पूजा के भाव लेकर जा रहा है, एक तिरछी चाल भरी, भले वो हाथी के पैर के नीचे आ गया, एक तिरछी चाल भरी थी, लेकिन भाव उत्कृष्ट थे, तो देव बनाने के लिए कारण बन गया। अरे तुम तो सीधी चाल चलने वाले हो, भाव अच्छे लग जाओ तो तुम तो देवादिदेव के कारण बन जाओगे। बस अर्थी की जिस हद तक के हमारे अंदर परिणामों की निर्मलता और सरलता आ जाए। तो भोजन की बात चल रही थी अपनी। अब कल हमने एक बात बताई थी आप लोग, क्या बताई थी कि वो त्रिहान साहब ने क्या बोला, मोदी जी को पत्र लिखा, क्या लिखा कि आप जल्द से जल्द भारतवर्ष से रात्रि भोजन के त्याग का फरमान जारी करा दो, नहीं तो सन 2030 तक इतने डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। अब तो इस लेवल के व्यक्ति ने, इस लेवल के व्यक्ति को पत्र लिख करके हिदायत दी,
और यदि उनके दिमाग में चढ़ गई और उन्हें फरमान जारी करा दिया, तो मोदी की बात मान करके यदि आपने रात्रि भोजन त्याग किया, जैसे नोटबंदी में आपने नोट निकाल के बाहर कर दिए थे ना, किए थे नहीं किए थे? महाराज सेठ जी से भी ज्यादा सेठानी के पास निकले थे उस समय, नहीं निकले थे? तो ऐसे यदि उसकी बात मान के करोगे तो फिर आप अपने स्वाभिमान की बजाय पराधीन होकर के वो करना पड़ेगा, तो पुण्य तो लगने वाला नहीं है। लेकिन पुण्य तो तब लगेगा जब आप मोदी की बजाय उनकी बात मानो। अन्य समय ठीक है, लेकिन जब आपकी हित की बात साधु करने के लिए बैठे हैं तो इसको मान सकते हैं। एक और बात कर लें, बाबा रामदेव आए थे आचार्य जी के पास, पता है हम लोगों को, सन 2006 में आए थे, शायद नवंबर दिसंबर की बात। हम लोग उस समय तिलवाड़ा घाट में थे और चूंकि उस समय योग गुरु थे, आज भी हैं, पहले लेकिन सिर्फ योगा के बारे में फेमस थे, आज तो वो अलग रूप में आ गए फेमस। तो लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक गुरुदेव से उनकी चर्चा हुई। चूंकि उस समय उनका 10-15 दिन का शिविर लगा हुआ था जबलपुर में, हम लोग भी लगभग 2 महीने तक जबलपुर तिलवाड़ा घाट में थे। तो उनकी कमेटी वालों ने, यहाँ की कमेटी वालों से पूछा कि बाबा जी मिलना चाहते हैं आपके गुरुदेव से, कब समय मिल सकता है? तो कमेटियों ने आपस में तय करके बता दिया कि सुबह 8 बजे आप आओ तो शायद मिल पाएंगे गुरु जी। तो सुबह 8 बजे वो आए, बड़ी विनय भक्ति के साथ गुरुदेव को नमस्कार किया और हम सबको भी नमस्कार करके वो बैठ गए बाजू में गुरु जी के पास। कभी आपने वो चित्र देखा हो कि गुरुदेव के पास बाबा रामदेव बैठे, वो वही का चित्र है, एक ही बार तो आए हैं। लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक चर्चा हुई। इस चर्चा के दरमियान कई उन्होंने अच्छे अच्छे सवाल पूछे और गुरुदेव ने बहुत बेहतरीन उनके जवाब दिए। और इस बीच में चूंकि चर्चा बहुत लंबी थी, उसके पीछे कोई दृष्टांत कभी आपको याद आएंगे, हमें याद आएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो मुख्य बात हम कहना चाहते हैं बताना चाहते हैं आपके सामने। जब वो चर्चा पूरी हो गई, वो उठने वाले थे, इसके पहले वो गुरुदेव से कहते हैं, भगवान मैं अपने जीवन से सुधार संबंधी कुछ सूत्र आपसे चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है बंधु, कोई एक अपने आप में गुरु माना जाता हो और वो एक जैन गुरु के सामने ऐसी बात कह दे, वो भी अपना सब कुछ जान करके, उनको सब कुछ मान करके, बहुत बड़ी बात है। इसमें भी अपने मान को दबाने की आवश्यकता पड़ती है बंधु। तो वो कहते हैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, मैं आपसे अपने जीवन से सुधार संबंधी कुछ सूत्र चाहता हूँ। तो गुरु जी ने उन्होंने कहा, सुना है आप अनाज नहीं खाते हैं, क्या बोला? और वाकई में 2006 में उस समय वो पिछले 12 साल से अनाज नहीं खाते थे बाबा रामदेव। तो बोले हाँ मैं अनाज नहीं खाता हूँ। बोले मेरा फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट, मतलब गाय का दूध आदि आदि उनके बनी हुई चीज़ें, इससे मेरा काम चलता रहता है और मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। तो गुरु जी कहते हैं इसको आपको रात में भी लेना पड़ता होगा। बोले हाँ दोनों टाइम कैंप लगते हैं, शिविर लगते हैं, डाइजेशन होता है तो रात को लेना पड़ता है। बोले आप योगा और प्राणायाम के बारे में दुनिया में क्रांति लेकर आए हैं, पर आपको ये तो मालूम है कि प्राणायाम में जो राइट ब्रीदिंग होती है और लेफ्ट ब्रीदिंग होती है, राइट ब्रीदिंग मतलब सूर्य स्वर और लेफ्ट ब्रीदिंग मतलब चंद्र स्वर, समझते हो? और दिन के समय सूर्य स्वर, चंद्र स्वर चलना और रात के समय सूर्य स्वर चलना ये सिद्ध हस्त योगी की निशानी मानी जाती है। क्यों? रात में ठंडी होती है तो सूर्य स्वर उसको बैलेंस कर देता है, दिन में गर्मी होती है चंद्र स्वर उसको बैलेंस करता रहता है, एक आम धारणा है। तो बोले दिन में चंद्र स्वर और रात में सूर्य स्वर चलना ये सिद्ध हस्त योगी निशानी मानी जाती है। बोले ठीक फरमाया आपने। फिर गुरु जी कहते हैं, बोले आप ये भी जानते होंगे कि जितना भी हम इनटेक करते हैं, मतलब जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हमारा जल तत्व बढ़ता है और जल तत्व बढ़ता है तो जल तत्व को बढ़ाता है। बोले हाँ ठीक फरमाया आपने। बोले रात को आवश्यकता तो है सूर्य तत्व की, और आप रात में लेकर के जल तत्व यानी जल तत्व बढ़ाएंगे तो बैलेंस बन पाएगा? वो बाबा रामदेव जो प्राणायाम और योगा के बारे में दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति लेकर आए, और जब गुरुदेव ने उन्हीं की बात उनको इस प्रकार से रखी तो बहुत झटके लगे। बोले आपने बहुत बड़ा भेद खोल दिया, ये तो बहुत बहस की बात है, मैं कभी सोच ही नहीं पाया इस बात। बोले मैं ध्यान रखूंगा। यहाँ तक वो बात हुई, वो चले गए। उसके बाद क्योंकि नीचे पांडाल था और जब लोग की जनता को आप जानते हैं जैन समाज की जनता बहुत है, फिर तो वो उनकी समाज के लोग भी कहीं आए थे, तो हम लोग तो ऊपर थे, सब वहीं बैठे रहे गुरु जी और हम। अब
वो बाबा रामदेव वहां से उठे और नीचे पांडाल में गए पूरी पब्लिक को एड्रेस करने के लिए। उन्होंने तो वहां दो बातें बोली, बहुत सारी बातें बोली, उनमें से दो बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, सुन रहे हो? वो दो बातें हमने क्या बोली? बोले यूं तो मैं बहुत सारे संतों से मिला हूं, लेकिन जो विश्व के एकमात्र निर्विवाद संत हैं ऐसे आचार्य विद्यासागर जी को पाकर के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यूं तो नागा साधु हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन जो दिगंबर की पराकाष्ठा है ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी और उनके संत के दर्शन करके मैं इतना अभिभूत हुआ कि मैंने उनके सामने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। वो बाबा रामदेव जो 2006 में उसके 12 साल पहले से कभी ना दिन में ना रात में कभी अनाज नहीं खाते थे, वो रात में उन्होंने बाकी चीजों के भी त्याग की बात पब्लिक के सामने कही। क्या किया उन्होंने, क्या कितना बचाया कितना रखा वो जो जाने, लेकिन अनाज का तो पिछले 12 साल से उनका त्याग था ही। गुरुदेव के एकमात्र दर्शन करने से वो जैन नहीं होकर के भी, इतने बड़े गुरु होकर के भी जैन गुरु के सामने एकमात्र दर्शन करने से उन्होंने रात में सारी चीजों का त्याग कर दिया। अरे वो तो 12 साल से दिन में ना रात में कभी अनाज नहीं खाते थे, क्या गुरुदेव को याद कर दिया? गुरुदेव के कई बार हमने दर्शन किए हैं, रात को 12 घंटे के अनाज का त्याग नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे क्या? और कर पाएंगे तो फिर आप सोच लीजिए, आप शायद अभी भी 12 घंटे के लिए त्याग कर रहे हो, कोई ज्यादा त्याग नहीं कर रहे हो, वो भी सिर्फ अनाज के त्याग की बात कर रहे हो। कौन है तो रात को 12 घंटे के अनाज का त्याग नहीं कर सकता? वो हमें बाद में बता दे। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर सारे लोग अब रात में कम से कम 12 घंटे के लिए अनाज तो नहीं खाएंगे, बाकी हम नहीं कहते, क्योंकि जब वो 12 साल से दिन में रात में कभी अनाज नहीं खाया और एकमात्र दर्शन करने से हमेशा के लिए बाकी चीजों के त्याग की बात भी कह दी उन्होंने, फिर तो आप गुरुदेव के इतने बड़े भक्तों में शुमार हैं और कई बार दर्शन किए हैं, तो रात को 12 घंटे का अनाज का त्याग करना आपकी भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं नियम देने के पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि सामने वाला आपको बांधेगा तो बंधन माना जाएगा और आप स्वयं बनेंगे तो वो संयम माना जाएगा। बंधन हमेशा दबाव, असहजता और संक्लेश पैदा करता है और संयम हमेशा उत्साह, उमंग और परिणामों की निर्भरता से भर देता है। संयमी के पास संयम की बात हो, बंधन की नहीं। हम सारे बंधन तोड़कर यहाँ पर आ गए और आपको बांधने लग जाएंगे, तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन ऐसी कोई छोटी बात नहीं कहेंगे कि आपको बंधने में कोई कठिनाई। समझ में बात आ रही है ना आपको? और एक और बात, सर्केडियन क्लॉक होती है हमारी, एक साइंस की बात है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एक सर्केडियन क्लॉक काम कर रही होती है। उस सर्केडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या है, आप अपना वेरी फर्स्ट डाइट सुबह सबसे पहले जो भी आप लेते हैं, चाहे पानी लेते हो चाहे भोजन लेते हो जो भी, और वेरी लास्ट डाइट मतलब अंतिम डाइट जो आप लेते हैं पानी भोजन के रूप में जो भी, वो दोनों में यदि 8 से 10 घंटे का अंतर, इससे ज्यादा का अंतर यदि हो गया तो आप ऐसी बीमारियों के लिए तैयार हो रहे हैं जो आपके यहाँ परंपरागत रूप से लागू हो जाएगी, जिनको बोलते हैं जेनेटिक डिसीज, मतलब आनुवंशिक बीमारियां। यदि आपका सुबह और अंतिम जो आहार है उसके बीच में 8 से 10 घंटे से ज्यादा का यदि फर्क रहा हो, मतलब अभी सुबह आपने 8 बजे कुछ लिया है, शुरुआत की है, तो 8 घंटे मिला तो 4 बजे, 10 मिला तो 6 बजे। सुबह आपने यदि 8-10 बजे लिया है तो अंतिम मिला लो आप 6 बजे, 8 घंटे के हिसाब से। इससे ज्यादा यदि अंतर है तो फिर आप बीमारियों का पूरा जखीरा अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। दूसरा, कई बार जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, आज तो हर घर में डायबिटीज है कि नहीं? ऐसा कोई घर बचना मुश्किल है कि उसके घर में एक आदमी मरीज डायबिटीज का ना हो, बहुत कम घर बचे होंगे ऐसे, और जो यदि बच रहे हैं वो यदि इस तरीके को स्वीकार नहीं किए तो उन घर में भी डायबिटीज आने वाली है। और क्या बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा खाओ और बार बार खाओ। अब यदि मुझसे कोई कह दे रात में नहीं खाना तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर तो बोलता है थोड़ा थोड़ा खाना और बार बार खाना। अब वैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए हम एक अच्छी बात कहते जा रहे हैं जो हमारी नहीं, डॉक्टर्स की और किसी जैनी की नहीं, जापानी की है। सुनो, एक ओशी ओरो का एक साइंटिस्ट, उन्होंने डॉक्टर थे, डॉक्टर ओशी ओरो, उन्होंने एक रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया
कि ऑटोफेजी का मतलब आपकी भाषा में इसको उपवास बोलते हैं। उपवास के माध्यम से हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो टॉक्सिन्स होते हैं जो जमा होते जाते हैं, वो उपवास के दिन डिटॉक्सिफाई होने लग जाते हैं। और खासतौर से वो बीमारियां जो एक बार लगती हैं और चिपक जाती हैं, ऐसी कि मरने के बाद तक भी दम नहीं छोड़ती, ऐसी बीमारियां जिसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और भी कार्डियक डिजीज हैं, जो आप दवाई भी खाते जाते हो और वो दवाई भी आपको खाई जाती है और बीमारी भी आपको खाई जाती है। ऐसी जो बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियों के लिए उपवास सर्वश्रेष्ठ है। मतलब डायबिटीज के लिए उपवास करना बेनिफिशियल है, ना कि हार्मफुल है। और डॉक्टर क्या बोलते हैं? बार बार खाओ, कम कम खाओ, रात में तो छोड़ना ही नहीं तो फिर सब छोड़ जाएगा तुम्हारा। ऐसा जो बोलते हैं उन्हीं के लिए डॉक्टर की हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, जिसको नोबेल प्राइज भी मिल गया। छोटे मोटे डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे डॉक्टर ने बताया कि ऑटोफेजिक के माध्यम से डायबिटीज जैसी बीमारियों पर आप पार पा सकते हैं। समझ रहे हो बात? अरे जो बार बार खाते हैं, कौन बनते मालूम? कौन बनते? महाराज कोई ऐसी वैसी बात मत करना, सौदन बनते हो तो बता देना। सौदन भी नहीं खाता बार बार, वर्षों में खाते हो। जिनकी 1 साल की आयु होती है वो 1000 वर्ष के बाद भोजन करते, एक पक्ष के बाद सांस लेते। अब क्या मानते हैं? नहीं, जो असह्य होता तो खाते रहते। नहीं, जब 1000 वर्ष के उसके बाद भी कंठ में हमारा झड़ जाता, आप लोग ऐसे नहीं खाते रहते। अब सोचो, आपको लगता है कि बार बार खाने में हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो भस्मक व्याधि को छोड़ करके कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो बार बार खाओ तो ठीक हो जाए। आप लोग भस्मक व्याधि है क्या? एक कौन सी बीमारी होती है भस्मक व्याधि? जो शामिल हो गई थी कि उसका एक ही इलाज है, आप खूब खाओ बहुत हैवी डाइट खाओ, रिच डाइट खाओ, ताकि वो बीमारी ठीक हो जाए। आप लोग को हो गई क्या? और नहीं हुई है तो बार बार खा रहे हो, तो मतलब उस बीमारी की और आप चाह रहे हो। समझ में आता है? महाराज शाम के समय कम से कम जब भोजन कर रहे हैं तो उस समय भोजन की बात मत करो। हम भोजन पानी की बात नहीं कर रहे हैं। जो आप भोजन गड़बड़ करते हो उसको सुधारने की बात कर रहे हैं। हाँ सुनो, उसके बाद महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन जब रात को हम लेट सोते हैं और हम शाम को 6 बजे खा लें और 12 बजे 2 बजे सो रहे हैं, तो 8 घंटे तक हम कैसे रहेंगे? ये तो समस्या है। मतलब रात को आप जब जागते हैं तो रात को जागते वक्त यदि आप पढ़ाई करने बाहर गए हैं या अपने घर में रहे, और अब तो हर घर में सेपरेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया। आइसोलेट होने के लिए कोरोना की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक मोबाइल की आवश्यकता है। पहले 3 बुनियादी आवश्यकताएं थी, कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। आज भी 3 ही है, एंड्रॉइड फोन, 4G नेटवर्क और क्या? निठल्लापन। यदि 3 में से एक नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपके पास एंड्रॉइड है, 4G है और निठल्ले नहीं हो तो कोई काम कर नहीं। आप निठल्ले हैं, एंड्रॉइड है, 4G नहीं है तो कोई काम कर नहीं। आप 4G है, निठल्ले हैं और एंड्रॉइड नहीं तो कोई काम कर नहीं। ये 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं आप लोगों की, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? रोटी, कपड़ा और मकान में बुनियादी आवश्यकता बहुत पहले की थी, लेकिन ये 3 बुनियादी आवश्यकताएं आज आपने बना ली हैं। लोगों की उंगलियां काम करना बंद कर दी घिसते घिसते। ये उंगली पता नहीं कैसी होगी उनकी, वो रात में भी जब सोती है चलती रहती है, ऐसे लगता है जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हो, यहाँ से आप लोग बच्चा कर ऐसा करते हो क्या? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी वास्तविक जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। समझ में बात आ रही है? ये सावकाचार की बात नहीं, सदाचार की बात है, लेकिन ये सदाचार ही सावकाचार को समझने के लिए आवश्यक है। तो अब महाराज अब रात को जागते हैं तो फिर भोजन तो करना ही पड़ेगा, है ना? ये प्रश्न आप लोगों ने दिए नहीं, हमने कल भी आप लोगों से कहा था, जिनके भी कोई प्रश्न उठते हों तो आप लिख करके यहाँ तक भेज दें, हम प्रश्नों का भी हम जवाब देते रहेंगे और उसी बात में अपनी बात भी कहते रहेंगे। फिर भी कोई बात नहीं, आप नहीं पूछ रहे हो तो हम सही बता के दे रहे हैं आपको। महाराज बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आप बोलो क्या कहना? महाराज वो रात को जाना पड़ता है, अब असाइनमेंट रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं, मतलब जिनको रात में जागना होता है वही स्कूल कॉलेज पढ़े होते हैं, जो रात को सो रहे हो तो कमाल होते हैं, ऐसा लगता है ना? जो सामने बोल रहे हैं उसको स्कूल कॉलेज गए नहीं होंगे, है ना?
तो क्या हमारा रात को असाइनमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, रात को असाइनमेंट रहते हैं, सही बताना, अच्छा असाइनमेंट के लिए जो आप गैजेट्स यूज करते हैं वो सिर्फ असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, कुछ और के लिए कर लेते हैं? अक्सर माता पिता की चिंता जब बच्चे घर से बाहर पढ़ते हैं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि बच्चे रात को जागना सीख जाते हैं। और माता पिता को पता होता है कि जब बच्चे रात को जाग रहे होंगे तो अच्छे काम होने की उम्मीद कम है। क्यों? रात को 4 अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। पहला, दिन भर की थकान है। दूसरा, राक्षस प्रहर चल रहा है। तीसरा, रौद्र काल चल रहा है। और चौथा, दुनिया के सारे जो अच्छे काम नहीं माने जाते वो सब रात की सराउंडिंग्स में ही होते हैं जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी जनरेट कर रहे होते हैं। और इसकी वजह है अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहला, थकान बढ़ गई। दूसरा, ब्रह्ममुहूर्त प्रारंभ हो गया। तीसरा, मनोहर काल प्रारंभ हो गया। और चौथा, दुनिया के सारे योगी धानी तपस्वी जो अपने ध्यान साधना में लीन हो गए हैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे वर्ल्ड में फैला रहे होते हैं। अब एक तरफ चारों नेगेटिव कंडीशंस हैं और एक तरफ चारों पॉजिटिव कंडीशंस हैं। डिसीजन आपको लेना है। महाराज हम डिसीजन मेकर तो बहुत अच्छे हैं, महाराज डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव करने की बात बताओ तो फिर हम कुछ जाने हम बताएंगे, क्या बताएंगे? यदि आपका प्रश्न रहेगा कैसे आप डिसीजन मेक कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, यदि आप लोग आते रहोगे तो आपको बताते जाएंगे। और खासतौर से यंगस्टर और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज मानी जाएगी। बाकी सबके लिए भी है, ऐसा नहीं मत समझना कि इनके लिए बात कर रहे हैं, ये फॉर ऑल है। अपन बात करेंगे तो महाराज अब डिसीजन मेकिंग पावर यदि हमें इंप्रूव करनी हो तो कैसे करें? और डिसीजन मेकिंग पावर यदि हमारी इंप्रूव नहीं हो रही तो उसमें कौन सा कारण है? एक ही मात्र कारण है, लैक ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांतों की कमी ही है जो आपको निर्णय लेने की क्षमता कमजोर करती है। और दूसरा कारण है आप निर्णय लेते नहीं, आप किसी के निर्णय से जीते हैं। कैसे? जब आप जॉब करते हैं, आप जॉब करते वक्त डिसीजन मेकिंग पावर को बर्बाद कर रहे होते हैं। भले ही आप प्लानिंग कमीशन में जॉब कर रहे हैं लेकिन वहां पर आपके प्लान भले उसे फॉलो करेंगे लेकिन आपको सबसे पहले आपके ऊपर वाले का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग पावर यदि बर्बाद होती है तो जॉब करते वक्त, इस विषय को हम कभी लाएंगे, आज तो समय पूरा हो रहा है, लेकिन यदि आपके पास सिद्धांत क्लियर है, आपके पास विजन क्लियर है तो विद इन ए मोमेंट आप एक तय कर सकते हैं कि मेरा निर्णय क्या होना चाहिए। कई बार होता है दो ही ऑप्शन रहते हैं और हम झूठते रहते हैं ये सही है कि ये सही है। और जब हमारे सिद्धांत क्लियर होते हैं 50 ऑप्शन भी हो हम ब्लॉक कर देते हैं कि ये सही है। क्यों होता है ऐसा? हम जो उलझते हैं, क्यों? सर्वश्रेष्ठ हम करेंगे, द बेस्ट हम करेंगे। दुनिया में द बेस्ट नामी कोई चीज होती ही नहीं है। तो भाई क्या बेहतर को करते जाओ, यानी बेटर को करते जाओ और बेटर को छोड़ते जाओ, इन्हीं का नाम द बेस्ट होता है। बेटर का आपको पता है ना, इससे बेटर क्या, इससे बेटर क्या, बेटर आप अपनाते जाओ और बेटर समझते हो करना, उसको आप छोड़ते जाओ। इन दोनों का तालमेल जहां होगा उसी का नाम द बेस्ट होगा। दूसरा, हार्ड वर्क नाम की कोई चीज होती नहीं। जो आप लोग बोलते हैं ना हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, दुनिया में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप लोग पूछोगे हाँ महाराज जी सही बात है, स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क भी कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है? आज समय पूरा हो गया, आप कल आए तो आपको बताया जाएगा कि हार्ड वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, और गृहस्थी की बातें भी बताई जाएंगी और आगम की बातें भी बताई जाएंगी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बंद कर दें और ये सामाजिक परिणाम से होती है, स्वात्मोपलब्धि शिक्षा को सिद्धि चिंता हमारी चिंतित वस्तुदान है।